आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। नाम से पता चल रहा है, द्वि यानी दो, ध्रुव यानी पॉइंट्स। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब कभी भी समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे के नजदीक स्थित हों तो आवेशों के इस प्रकार के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब देखो इधर, यहां पर एक -q चार्ज है जो कि ए पॉइंट पर रखा हुआ है। यहां पर पॉइंट बी पर +q चार्ज रखा हुआ है। ये दोनों आवेश परिमाण में समान है लेकिन प्रकृति में विपरीत है और एक दूसरे के नजदीक रखे हुए हैं। तो आवेशों का इस प्रकार का जो युग्म बना उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे के नजदीक स्थित हों तो आवेशों के ऐसे युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ये वाली जो लाइन है जो दोनों आवेशों को मिलाती है उसे अक्ष रेखा कहते हैं। अक्ष रेखा, ठीक। और दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली और अक्ष रेखा के लंबवत रेखा को निरक्ष रेखा कहते हैं। यह है निरक्ष रेखा। इन दोनों के मध्य की दूरी को सामान्यतया 2a के द्वारा व्यक्त करते हैं और इसको केंद्र बिंदु कहते हैं। यह विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव के प्रभाव को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसे व्यक्त करते हैं P के द्वारा। जहां पर P क्या होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है और यह वैल्यू होगी P = Q × 2a। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण जो है वह एक सदिश राशि होती है और इसलिए इसे P वेक्टर = Q × 2a वेक्टर के द्वारा व्यक्त करते हैं। जहां पर 2a वेक्टर या P वेक्टर की दिशा, P वेक्टर की दिशा किस तरफ होती है? -q से +q आवेश की ओर, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हुआ? किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा -q यानी ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमने देखी थी और यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। देखो इधर, ये +q चार्ज, इसके कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ये क्या है? एकांक धनावेश, तो इस तरफ होगी एक ही दिशा। ये -q, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ होगी। यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी बाहर की तरफ या दूर की तरफ। नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी ऋणात्मक आवेश की ओर। और यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो -q से +q की ओर होती है। और यहां पर देखें तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा -q की ओर होती है। और इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परस्पर एक दूसरे के अपोजिट होती है। हालांकि सेंस अलग तरह का होता है, लेकिन समझने के लिए हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक देखो इधर, P Q × 2a मीन्स आवेश इंटू दूरी, तो मात्रक क्या हो गया? कूलम्ब × मीटर।
तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वह क्या होता है, कूलम्ब इनटू मीटर। विमा A1 T1 इंटू L1 मीन्स M0 L1 T1 A1, ये इसकी विमा हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इधर ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश। यहां से यहां तक की दूरी 2a और इस मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखें यहां पर ये A बिंदु और ये B बिंदु और ये P बिंदु है। E1 जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है माइनस क्यू आवेश के कारण P पर, और E1 का जो वैल्यू हो गया वो K Q अपॉन AP का होल स्क्वायर। दिशा किस तरफ होगी, ये इस तरफ। क्यों होगी, ऋणावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋणावेश की ओर होती है, इसलिए दिशा होगी P2A। क्लियर यहां तक। दिशा P2 है। AP का जो वैल्यू होगा यहां पर AP A to P, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है R, ये वाला डिस्टेंस है 2A और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का हुआ है A, मीन्स AP इक्वल टू R प्लस A। क्लियर। अब यहां पर हमने E1 किसके कारण, माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम E2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए E2 क्या बनेगा, KQ अपॉन BP का होल स्क्वायर, और BP क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस कितनी R, ये वाली कितनी A, तो R में से A को माइनस कर लें तो ये बन गया हमारे पास KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर। दिशा किस तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज टू अभिष्ट बिंदु, मीन्स B2P। अब यहां पर देखें हमारे पास वैल्यू आ रही E1 इक्वल टू KQ अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर, और E2 का वैल्यू आ रहा है KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर। दिशाएं क्या है एक दूसरे के विपरीत। अब यहां पर देखें, प्लीज सी हियर, R प्लस A होल स्क्वायर और R माइनस A होल स्क्वायर, ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। इट मीन्स E1 का जो वैल्यू होगा वह E2 से छोटा होगा, मीन्स E1 लेस देन E2। अब दो सदिश राशियों में से एक सदिश राशि का परिमाण ज्यादा है और दूसरी का कम है, तो जिसका परिमाण ज्यादा होगा परिणामी सदिश की दिशा उस तरफ होगी। इसलिए E का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वह क्या बनेगा, E2 माइनस E1। E2 का वैल्यू क्या है, KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर।
यहां तक में कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए इधर दिशा किस तरफ होगी? E2 की दिशा में, और E2 की दिशा B2P मीन्स O2P, ये O बिंदु, यानी ये जो मध्य बिंदु है ये वाला O बिंदु, और यहां से इस तरफ होगी, तो O2P की तरफ दिशा होगी, और वैल्यू क्या होगी? E इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। यहां पर E का जो वैल्यू है वो हमारे पास आया, KQ तो कॉमन आ गया, और ये बन गया 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर, और दिशा किस तरफ है? दिशा O2P मीन्स A2B, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। ठीक है ना? और ये बन गया हमारे पास E इक्वल टू KQ R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर प्लस A प्लस B होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास इस तरह। इसको आगे लें, के क्यू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? R स्क्वायर प्लस, और ये माइनस, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर से R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू बन गई हमारे पास, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास इक्वल टू KQ इंटू 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, और दिशा होगी A2B मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। P वेक्टर क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पर आगे बढ़े तो K Q इंटू 2A, और ये बन जाएगा हमारे पास इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, और दिशा बन गई हमारे पास इन डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। क्लियर? तब E वेक्टर इक्वल टू K Q इंटू 2AP मीन्स 2KP वेक्टर अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारा अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। कई बार क्या होता है, ये जो R है दैट इज वेरी वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू A, क्योंकि हमने डिस्कस किया था विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। यदि दो बिंदु बतावे से एक दूसरे के नजदीक स्थित हो, नजदीक का मतलब बहुत एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक, तब R की वैल्यू वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू A हो, तो हम R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर ले सकते हैं, और तब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा E वेक्टर इक्वल टू 2KP वेक्टर अपॉन RQ। क्यों बनेगा ऐसा फॉर्मूला? देखो इधर, सॉरी यहां पर ये R था, तो ये R हमारे पास यहां भी आ रहा है, तब हमारे पास वैल्यू आएगी 2KP R
अपॉन R4, और इससे ये कैंसिल हुआ तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास E वेक्टर इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन R। ठीक है, और दिशा किस तरफ होगी? P वेक्टर की दिशा में, यानी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन R3, या फिर इसे हम इस तरह से देख सकते हैं 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, और इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। कहां पर? अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो है वो हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। सेकेंड है निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके लिए हम यहां पर देखें, ये सपोज हमारे पास है माइनस क्यू ऑफ एस, कहां पर? ए बिंदु पर, और ये है हमारे पास प्लस क्यू ऑफ एस, कहां पर? बी बिंदु पर। ये मध्य बिंदु है ओ, और यहां से आर दूरी पर ये निरक्षीय बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, परिमाण और दिशा दोनों। किसके कारण? इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी ए है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी ए है। क्लियर? माइनस क्यू आवेश के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करें तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ होगी, यानी E1 माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ होगी, और प्लस क्यू के कारण अगर हम देखें तो ये तीव्रता की दिशा इस तरफ होगी। ये हो गया हमारे पास E2। अब सपोज ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? थीटा होंगे। क्लियर? अब हम यहां पर सबसे पहले बात करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई किसके कारण? माइनस क्यू के कारण। कहां पर? पी पर। क्या लिया हमने? सॉरी, E1, और E1 का वैल्यू होगा E1 इक्वल टू KQ अपॉन AP होल स्क्वायर। दिशा किस तरफ होगी? P2A। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, E2 कहां पर? P पर। किसके कारण? प्लस क्यू के कारण, P पर। और ये हो गया हमारे पास E2 इक्वल टू KQ अपॉन BP होल स्क्वायर, और दिशा क्या होगी? B2B। ये समझ में आ रहा है? माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ होगी, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ होगी, इसलिए E1 की दिशा इस तरफ और E2 की दिशा इस तरफ होगी। अब यहां पर देखें, एक वैल्यू आ रही है हमारे पास AP और दूसरी वैल्यू आ रही है BP। ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस R है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? AP इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। एंड सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस A है और ये R है, तो ये वाला भी क्या होगा? रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AP का वैल्यू और BP का वैल्यू सेम हो गया। इट मींस E1 इक्वल टू E2 परिमाण में, और ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास? KQ अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल स्क्वायर, मीन्स KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो परिमाण में हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 दोनों समान हैं, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। दोनों के मध्य एक थीटा कोण है यहां पर, और ये भी थीटा है। अगर हम इसको घटकों में वियोजित करें, परिमाण समान है और घटकों में वियोजित करें, तो यहां पर हम एक चीज देखते हैं, और ये है
कि E2 का ये वाला घटक ये क्या बनेगा, E2 साइन थीटा, और E2 का ये E1 का ये वाला घटक क्या बनेगा, E1 साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, E2 का ये वाला घटक अगर देखें तो ये बनेगा E2 कोस थीटा, और E1 का ये घटक क्या बनेगा, ये E1 कोस थीटा। अब देखो इधर ये दोनों वैल्यू जो है E1 और E2 परिमाण में समान है, यहां पर क्या आ रहा है साइन थीटा और यहां पर भी क्या आ रहा है साइन थीटा, दिशा में विपरीत है और परिमाण में समान है, इसलिए E2 साइन थीटा E1 साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देता है। लेकिन E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा की दिशा क्या है, समान, इसलिए P बिंदु पर माइनस Q और प्लस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा के बराबर होगी, और दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ। और इसको अगर हम R बिंदु ले लें तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा P से R की तरफ होगी, किस तरफ होगी, P से R की तरफ। तो देखो इधर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। E1 और E2 दोनों क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ये वाला एंगल थीटा है या ये वाला एंगल थीटा है, तो ये क्या बन गया, आधार, और ये क्या होगा लंब, आधार बटे लंब इक्वल टू कोस थीटा, सॉरी आधार बटे कर्ण इक्वल टू कोस थीटा। तो ये तो हो गया हमारे पास आधार A, और ये क्या हो गया AP रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और दिशा किस तरफ होगी, दिशा P2R। ठीक है यहां तक। अब ये वैल्यू बन गई हमारे पास E इक्वल टू के E1 का वैल्यू क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कोस थीटा, और कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, A अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इट मीन्स 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है ना। अब Q इंटू 2A मीन्स यहां पर हम इसको ऐसे ले सकते हैं, Q इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। Q इंटू 2A क्या बनता है, P मीन्स ये बन गया हमारे पास KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। ये बन गया हमारे पास KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, E वेक्टर कहां पर, P पर, इसके और इसके कारण परिणामी तीव्रता किधर है, P2R, और जो P वेक्टर है यानी द्विध्रुव आघूर्ण वो किधर है, A to B, मीन्स ये वाली डायरेक्शन तो होगी इस तरफ P वेक्टर की, और A वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस तरफ, मीन्स माइनस ऑफ KP वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2, या माइनस ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। अब देखो यहाँ पर R इज वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू A, तब हम R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर, और ये जो वैल्यू हमारे पास होगी
तब हमारे पास होगा ई वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और ये फाइनल फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। और वेक्टर फॉर्म में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसके कारण? द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। कहां पर? निरक्षीय बिंदु पर। तो हमने यहां पर दो चीजें देखी, और वह दो चीजें क्या है? ई अक्स, ये वैल्यू क्या थी? 2kp/r³, ये वाला। और ई निरक्ष क्या है? kp/r³। दो चीजें यहां पर। समान दूरी पर अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के कारण दुगनी होती है। मीन्स ई अक्ष इक्वल टू 2 ई निरक्ष। एक तो ये एक अलग से पॉइंट हमारे पास हो गया। दूसरा है ई अक्ष की जो डायरेक्शन होती है वो पी वेक्टर की दिशा में होती है, और ई निरक्ष की जो दिशा होती है वह अपोजिट टू पी वेक्टर होती है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अक्ष रेखा पर समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष रेखा पर समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है। और अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परस्पर विपरीत होती है। अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, यानी पी वेक्टर की दिशा में, जबकि निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा होती है। आर थीटा बिंदु पर तीव्रता, ये आर थीटा बिंदु क्या है? ये देखिए इधर, ये माइनस क्यू आवेश कहां पर? ए बिंदु पर। ये प्लस क्यू आवेश कहां पर? बी बिंदु पर। और यहां से मध्य बिंदु ओ से आर डिस्टेंस पर, और ये एंगल कितना है? थीटा एंगल। ये जो लाइन है ओपी, वह पी वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रही है, और मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब देखो इधर, ये जो पी है उसकी डायरेक्शन ये है, तो पी का थीटा डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? पी कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? पी साइन थीटा। ठीक, ये पी कोस थीटा और ये पी साइन थीटा। पी कोस थीटा के लिए ये वाला बिंदु अक्षीय बिंदु है। तो यहां पर देखिए, पी कोस थीटा के कारण पी बिंदु पर तीव्रता, और इसको लेते हैं E1, और E1 क्या होगा? 2kp कोस थीटा अपॉन r³। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारे पास। इसी तरह से इस p साइन थीटा के लिए p बिंदु क्या है? निरक्षीय बिंदु, इसलिए p साइन थीटा के कारण p पर तीव्रता, और इसको क्या ले लिया हमने? E2 इक्वल टू kp साइन थीटा अपॉन r³। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इधर, E1 की डायरेक्शन किस तरफ होती है? पी वेक्टर की दिशा में, यानी अक्षीय रेखा की दिशा में। तो ये हो गया हमारे पास E1। पी साइन थीटा की दिशा इस तरफ है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ होगी। ये बन गया हमारे पास E2। ये दोनों परस्पर क्या है? लंबवत। इसलिए रिजल्टेंट, परिणामी तीव्रता का जो मान होगा वह क्या बन जाएगा? E इक्वल टू रूट ऑफ
E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें यहां पर, तो हमारे पास आया E इक्वल टू रूट ऑफ E1 क्या है, KP cos थीटा, 2KP cos थीटा अपॉन R क्यूब होल स्क्वायर प्लस KP sin थीटा अपॉन R क्यूब होल स्क्वायर। ये वैल्यू है KP और R क्यूब कॉमन है, तो यहां ले लिया हमने E इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब, होल स्क्वायर भी है, रूट भी है, तो KP अपॉन R क्यूब। यहां क्या आएगा, रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें इधर 4 cos स्क्वायर थीटा को हम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्या बन गया, इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती नहीं होती। तो ये क्या बन गया, रिजल्टेंट फॉर्मूला बन गया हमारे पास E इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब। क्या बन गया, KP अपॉन R क्यूब, और ये बन गया 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इस वाले फॉर्मूले से अगर हम अक्षीय बिंदु की बात करें तो P वेक्टर की डायरेक्शन अक्ष रेखा की तरफ, तो P वेक्टर और अक्षीय बिंदु दोनों थीटा इक्वल टू 0 की स्थिति में होंगे। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 ले लें यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, cos 0, और cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो cos 0 इक्वल टू 1 मींस 3 इंटू 1 इक्वल टू 1, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 4 का रूट क्या हो गया 2, तो क्या बन गया 2 KP अपॉन R क्यूब। हमने अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या निकाला था, 2 KP अपॉन R क्यूब। यहां पर देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, निरक्षीय बिंदु पर थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तब cos 90 इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया KP अपॉन R क्यूब। तो वही सेम फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो क्या बनाएंगे, E इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर ये वाला एंगल थीटा है और रिजल्टेंट डायरेक्शन जो है वो सपोज यहां से अल्फा है, किसके साथ, E1 के साथ। तो E का जो डायरेक्शन आया हमारे पास वो क्या बन गया, E का डायरेक्शन बन गया थीटा प्लस अल्फा। थीटा तो एंगल एज इट इज है, और अल्फा का वैल्यू होगा tan इनवर्स, क्या बन जाएगा E2 बाई E1, और ये बन गया हमारे पास थीटा प्लस tan इनवर्स E2 क्या है, KP साइन थीटा, KP साइन थीटा अपॉन R क्यूब, और ये क्या बन गया 2 KP cos थीटा अपॉन R क्यूब। KP अपॉन R क्यूब से तो KP अपॉन R क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो E का जो दिशा है वो दिशा बन गई हमारे पास थीटा प्लस tan इनवर्स क्या होगी साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा मींस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, थीटा प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये डायरेक्शन हो जाती है। और इस प्रकार से हम दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं और परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने 3 तरह की बिंदुओं पर, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और r थीटा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिमाण और दिशा में व्यक्त किया, और उसके लिए हमने डिराइव किए फॉर्मूलास को। ठीक, यहां तक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कल इसको ढंग से पढ़ के आए और फिर मुझे बताएं। थैंक यू।